नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सवाल है कि आखिर पिछले दिनों आलाकमान और मैडम के बीच क्या बातचीत हुई। मैडम मतलब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आखिर प्रधानमंत्री से फोन पर और अमित शाह से मिलकर क्या कुछ वसुंधरा राजे यानी कि मैडम की बातचीत हुई। ये सवाल राजस्थान की राजनीति में बहुत तेजी से घूम रहा है। हर कोई जानना चाह रहा है कि बातचीत क्या हुई। अब जानकार सूत्रों ने इस पर खुलासा किया और कहा कि मैडम ने आलाकमान को अपनी मन की इच्छा बता दी। राजस्थान में ही रहकर राजनीति करने की इच्छा जताई है, यानी कि वो राजस्थान की राजनीति से दूर नहीं जाना चाहती। राजस्थान की राजनीति में रहकर राजस्थान की ही राजनीति करना चाहती। इस अवसर पर मैडम ने आलाकमान से यह भी पूछा कि क्या कोई नाराजगी मुझसे है। इस सवाल के जवाब में आलाकमान ने मैडम को सलाह दी। राजस्थान में पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करते रहने की सलाह दी गई। लेकिन एक सूत्र के अनुसार मैडम को दिया गया दिल्ली संगठन में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी लेने का विकल्प, यानी ऑप्शन यहां पर दिया गया। राजस्थान की राजनीति में काम करने के साथ साथ दिल्ली में संगठन के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी संभालने का ऑप्शन दिया गया। लेकिन मैडम ने राजस्थान के बाहर कोई जिम्मेदारी लेने से फिलहाल असमर्थता जता दी है, यानी कि अभी इस काम को करने के लिए उन्होंने अपनी हामी नहीं भरी। इसके पीछे मैडम ने कारण भी बताए। मैडम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वो अपनी पुत्रवधू निहारिका राजे के इलाज में व्यस्त है। दरअसल निहारिका पिछले 15 दिनों से अपोलो अस्पताल में भर्ती है और उनके इलाज में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार बिजी हैं, व्यस्त हैं। अब राजस्थान के भाजपाई क्षेत्रों में एक सवाल खड़ा हो रहा है और सवाल दरअसल ये है कि आखिर 2023 के चुनाव में मैडम की भूमिका क्या रहने वाली है। क्या मैडम फ्रंट फुट पर रहने वाली है? क्या मैडम संगठन के साथ रहने वाली है या 2023 से पहले दिल्ली जाने वाली है? सवाल बहुत से हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं के जहन में राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं। लेकिन इसके साथ सवाल यह भी है कि आखिर क्या हुआ जेपी नड्डा और मैडम के बीच 45 मिनट की मुलाकात के दौरान। जानकार सूत्रों ने इसको लेकर भी खुलासे किए हैं और जो जानकार सूत्र है उन्होंने बताया कि मैडम द्वारा नड्डा के सामने बार बार एक ही बात कहे जाने की चर्चा है। खुद को 2023 के चुनाव का चेहरा घोषित किए जाने की मांग की चर्चा है। यानी कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसमें बताया यह जा रहा है कि बातचीत के दौरान मैडम लगातार ये कह रही थी कि 2023 के चुनाव में चेहरा घोषित किया जाए, यानी कि एक चेहरे को सामने लाकर 2023 का राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। इससे जुड़े दूसरे सभी पहलुओं पर भी मैडम ने नड्डा के सामने अपना पक्ष रखा। राजस्थान के मौजूदा बीजेपी संगठन में हो रही अपनी अनदेखी और उपेक्षा का भी उन्होंने पक्ष रखा, यानी कि उन्होंने जिस तरीके से अनदेखी संगठन में हो रही है, उपेक्षा हो रही है, उस पर भी अपना पक्ष मैडम ने नड्डा के सामने रखा। इसके साथ ही अपने जन्मदिन यानी कि 8 मार्च या उसके बाद भी नई या समानांतर पार्टी बनाए जाने की चर्चाओं को पूरे तरीके से शरारतपूर्ण अफवाह करार दिया। इस तरीके के सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही है कि मैडम 8 मार्च यानी कि अपने जन्मदिन या उसके बाद से नई पार्टी बना सकती हैं, समानांतर पार्टी खड़ी कर सकते हैं। कई संगठन, कई सोशल मीडिया पेज इस तरीके की खबरों को चला भी रहे हैं और इस तरीके के पेज बन भी रहे हैं। इनको मैडम ने सिर्फ और सिर्फ अफवाह बताया और कहा कि शरारतपूर्ण ये अफवाहें हैं, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन इन सबके बावजूद नड्डा इस संवेदनशील विषय पर पूरी तरह से मौन रहे और नहीं दे सके मैडम को 2023 के चुनाव का चेहरा घोषित करने का कोई पक्का आश्वासन। अब इसके पीछे की भी बीजेपी की एक अपनी राजनीति है, क्योंकि इन दिनों बीजेपी किसी भी राज्य में चुनाव से पहले चेहरा घोषित नहीं करती, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती है। वो चाहे किसी भी राज्य का चुनाव हो और चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। फिर बात चाहे फैसला आलाकमान की तरफ से ही क्यों ना लिया, लेकिन शुरू में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं होता, विधायक दल की बैठक होती है और उसमें प्रवेशक चेहरे पर मोहर लगाते हैं, नाम को सामने करते हैं। अंतिम क्षणों तक किसी को भी आलाकमान के फैसले की भनक तक नहीं लगती। इस सिलसिले में भाजपाई क्षेत्रों में कई बार एक दिलचस्प चर्चा भी चलती है। दरअसल ये चर्चा 17 मार्च 2017 की, जब आलाकमान ने जेपी नड्डा को उत्तराखंड विधायक दल की बैठक में नए नेता के चयन के लिए प्रवेशक बनाकर भेजा।
जानकारों के मुताबिक जब देहरादून एयरपोर्ट पर नड्डा उतरे थे तब तक उन्हें एहसास नहीं था कि नए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत होने वाले। और उसके बाद जब भाजपा के दफ्तर पहुंचे तब भी नड्डा को आलाकमान की तरफ से कोई संदेश नहीं दिया गया। यानी कि वो देहरादून एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, तब तक उनको जानकारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वो बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके थे, तब तक भी उनको आलाकमान की तरफ से कोई संदेश नहीं दिया गया। उत्तराखंड बीजेपी के सूत्रों के अनुसार नड्डा ने आलाकमान को फोन भी किया था और नए नाम को जानने के लिए अपनी उत्सुकता भी जाहिर की, लेकिन फिर भी संभवतः आलाकमान से कोई तुरंत जवाब उनके पास नहीं आया। इसके बाद जब विधायक दल की बैठक में नड्डा पहुंचे तो शायद 5 मिनट पहले उन्हें आलाकमान से मिला नए मुख्यमंत्री रावत के नाम पर आम सहमति बनाने का संदेश। तो फिर आलाकमान की इस कार्यप्रणाली में आखिर कैसे 3 साल पहले घोषित हो सकता है 2023 के लिए नया चेहरा, जब वो 5 मिनट पहले ही तय करते हैं विधायक दल की बैठक से। और अब बात करते हैं मंत्री सुखराम बिश्नोई की। सुखराम बिश्नोई तोड़ रहे मौनी बाबा की छवि। मतलब इसका है कि मौनी बाबा की छवि उनकी बन रही थी, अब उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एग्रेसिव मोड में खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दोहरे वाक्य करने के पीछे छवि सुधार की छटपटाहट उनके अंदर दिखाई दे रही है। ये बात अलग कि बिश्नोई नहीं ले सके अभी तक कोई भी नीतिगत फैसला। फिर बात चाहे मुकुंद्रा रिसोर्ट को लेकर हो, मानद वन्यजीव प्रतिपालक को लेकर हो, लंबित आईएससी के गठन को लेकर, इसके अलावा भी नए टाइगर रिजर्व सहित हर मोर्चे पर फैसला लेने की क्षमता का अभाव उनके अंदर दिखाई दिया। सच्चाई यह है कि मंत्री से ज्यादा मंत्री का स्टाफ दोनों विभागों के अंदर सक्रिय नजर आता है। क्या मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए दायित्वों पर बिश्नोई खरे नहीं उतर रहे? ये एक गंभीर सवाल है और शायद इस सवाल के जवाब के लिए ही वो अपनी मौनी बाबा की छवि को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। अपनी छवि को सुधारने की छटपटाहट उनके अंदर दिखाई दे रही है। ये बात अलग है कि बिश्नोई किसी पर भी अभी तक नीतिगत फैसला नहीं ले पाए। मुकुंद्रा रिसोर्ट को लेकर फैसला नहीं ले पाए, मानद वन्यजीव प्रतिपालक को लेकर फैसला नहीं ले पाए, लंबित आईएएस गठन को लेकर भी वो फैसला नहीं ले पाए, नए टाइगर रिजर्व सहित हर मोर्चे पर फैसला लेने की क्षमता का भाव उनके अंदर दिखाई दिया। और अब चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार और बदलाव की खबरें चल रही हैं, हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि कहीं ऐसा ना उनका नंबर आ जाए, इसलिए वो लगातार अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बात करते हैं राज्यों में बगावती सुरों के प्रति आलाकमान का कड़ा रुख नजर आया। यदि किसी भी राज्य में किसी भाजपा नेता ने अलग गुट बनाने या फिर अनुशासन तोड़ने की कोशिश की तो आलाकमान नहीं मनाने जाएगा उस बागी नेता को। यानी अगर किसी ने अनुशासन तोड़ा या फिर समानांतर पार्टी बनाने की कोशिश की तो फिर अब आलाकमान उसको नहीं मनाएगा, ना ही पार्टी नहीं छोड़ने के लिए कोई मनुहार उस नेता के साथ की जाए। लेकिन इन सब के बावजूद अंतिम क्षणों तक आलाकमान की रहेगी यही कोशिश कि पार्टी का कोई भी कद्दावर नेता व्यक्तिगत मतभेदों के कारण पार्टी छोड़कर ना जाए और पार्टी के सभी लोग एकजुट होकर चुनाव में विपक्ष का मुकाबला करें। लेकिन अगर कोई अनुशासन तोड़ता है, अगर कोई पार्टी लाइन से इतर अपना अलग गुट बनाता है, समानांतर पार्टी बनाने की कोशिश करता है, तो फिर उसके बगावती सुरों को सहन नहीं किया जाएगा और उसको मनाने की मनुहार भी अब बीजेपी आलाकमान नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये कोशिश जरूर की जाएगी कि कोई भी मतभेदों की वजह से पार्टी छोड़कर ना जाए। और अब बात करते हैं, एक नेताजी के पास पूरी कमान आने की चर्चा थी। पहले जब असिस्ट वो कर रहे थे तब मास्टर जी से चाहते थे महकमे में कार्य वितरण, लेकिन तब नेताजी को मोटर गाड़ी से ही संतोष करना पड़ा। ऐसे में मास्टर जी वाली मास्टरी नहीं मिल पा रही थी नेताजी को। सूत्रों की माने तो ऊपर से ही चल रहा महकमे का सारा काम। फिर नेताजी ने भी नहीं ली कोई खास बैठ के, विभाग में सिर्फ एक रस्म अदायगी से पूरी कर रहे हैं नेताजी। ऐसे में क्या इन नेताजी को भविष्य में मिल पाएगी कोई कमान, या फिर मोटर गाड़ी से ही संतुष्ट करते रहेंगे नेताजी? इस सवाल का जवाब नेताजी भी
ढूंढना चाहते हैं जो अभी तक असिस्ट कर रहे हैं। और बात करते हैं मुख्यमंत्री की चादर चढ़ाने को लेकर पैदा हुए विवाद। दरअसल विधायकों के पहुंचने से पहले ही खानू खान ने पेश कर दी चादर। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री का संदेश भी पढ़ दिया, जबकि विधायक रफीक खान और अमीन कागजी को भी साथ रहना था। रफीक और अमीन कागजी अजमेर के रास्ते में थे, तभी खानू खान ने पहले ही पेश कर दी चादर। इसके बाद नाराज रफीक और अमीन बीच रास्ते से ही जयपुर लौट आए। इस बीच बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जब सभी को एक साथ चादर पेश करनी थी तो आखिर खानू खान ने अकेले ही क्यों चादर पेश कर दी। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री ने जब चादर रवाना की तब रफीक भी वहां पर मौजूद थे, रघु शर्मा भी वहां पर मौजूद थे और माना जा रहा था कि अमीन कागजी और रफीक दोनों जब पहुंचेंगे तो फिर वहां चादर पेश की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही खानू खान ने चादर पेश कर दी और इसकी वजह से विधायक रफीक खान और अमीन कागजी दोनों ही नाराज हो गए और बीच रास्ते से ही वो वापस लौट आए। खूब लगाई दिल्ली तक दौड़, रह गए खाली हाथ, यानी कि कुछ हाथ नहीं लगा। आखिर नहीं रुक सका एक सुरक्षा अधिकारी का तबादला। चील गाड़ी पर 2 साल पहले ही जयपुर में संभाला था बड़ा जिम्मा। सुरक्षा चौकसी के नाम पर खूब लगाए नियम कायदे भी। इस बीच पिछले माह हो गया साहब का दिल्ली तबादला रुकवाने को मुख्यालय तक खूब उन्होंने चक्कर भी लगाए और इस बीच जो नए साहब लगे थे वो भी आज आ गए चार्ज संभालने के लिए। आखिरकार जयपुर का मोह छोड़कर अब साहब को जाना ही पड़ेगा, यानी कि दिल्ली तक उन्होंने दौड़ तो खूब लगाई, लेकिन हाथ उनके कुछ भी नहीं आ सका। अब उनको दिल्ली जाना पड़ेगा, वहां जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, क्योंकि जो जिम्मेदारी वो यहाँ संभाल रहे थे, जयपुर में संभाल रहे थे, उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए नए साहब आ चुके हैं। एक बड़ा सवाल जो सियासी गलियारों में बहुत तेजी से घूम रहा है और सवाल यह है कि क्या वैभव गहलोत लड़ेंगे राजसमंद से चुनाव। पिछले 3 दिनों से राजनीतिक गलियारों और मीडिया में जबरदस्त इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन अब जानकार सूत्रों ने खुलासा किया है कि वैभव गहलोत के राजसमंद से चुनाव नहीं लड़ने का खुलासा किया गया। वैभव अभी पूरे तौर से व्यस्त हैं आरसीएस से जुड़ी गतिविधियों में। राजस्थान में क्रिकेट और खिलाड़ी प्रोत्साहन के काम के अंदर वैभव लगातार जुटे हुए। अब चुनाव लड़ने का मौका आएगा 2023 और 2024 में, यानी कि 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव। इसलिए अब वैभव समर्थकों को करना होगा इसका इंतजार, यानी कि जो खबरें लगातार प्लॉट की जा रही है कि राजसमंद से वैभव गहलोत चुनाव लड़ सकते हैं। जो कहा जा रहा है कि बीते कुछ महीनों में 4 से 5 बार राजसमंद का वैभव गहलोत दौरा कर चुके हैं और वो वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। जानकार सूत्रों ने खुलासा किया कि वैभव गहलोत राजसमंद से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पूरे तरीके से आरसीए पर उनका फोकस रहेगा, आरसीए की गतिविधियों पर उनका फोकस रहेगा। राजस्थान में क्रिकेट और खिलाड़ी प्रोत्साहन के काम को आगे बढ़ाने में उनका फोकस रहेगा। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो 2023 राजस्थान विधानसभा या फिर 2024 लोकसभा का चुनाव वो लड़ सकते हैं। इसलिए अब वैभव समर्थकों को इसका इंतजार करना होगा। राजसमंद के बाद अब बात करते हैं वल्लभनगर उपचुनाव की। वल्लभनगर उपचुनाव के रण से पहले प्रत्याशी चयन की माथापच्ची लगातार जारी है और दोनों पार्टियों में जारी है। हाथ के मजबूत होने और कमल के खिलने को लेकर दोनों दल उत्सुक भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल दोनों ही दलों के लिए सही उम्मीदवार का चयन करना। दरअसल दोनों ही दल खोज रहे लोयल कैंडिडेट को, दोनों को तलाश ऐसे उम्मीदवार की जो हर समय पार्टी के लिए तैयार है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पार्टी से बड़ा ना होने दें। क्या बीजेपी कांग्रेस खोज पाएगी ऐसे प्रत्याशी को? ये सवाल दोनों ही पार्टियों के बीच में एक अबूझ पहेली की तरह बना हुआ है। या फिर प्रत्याशी चयन के लिए जिम्मेदार ले आएंगे खुद के स्वार्थ को आड़े? ये भी एक बड़ा सवाल है और स्वार्थ के साथ किसी का चयन कर दिया जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं 21 फरवरी को होने वाली बीजेपी की बड़ी बैठक की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता के अंदर ये बैठक है। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया भी बैठक में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह भी बैठक के अंदर शिरकत कर सकते हैं और इस बैठक पर हर किसी की नजर बनी रहेगी, क्योंकि
वसुंधरा राजे पहले से दिल्ली हैं और अब सतीश पूनिया भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। 21 फरवरी को ये बैठक होनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी और ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी इस बैठक में शिरकत करते दिखाई दें। पुलिस महकमे की सर्जरी में जुटे डीजीपी एमएल लाठर। सभी रेंज में रिव्यू बैठक लेने का बनाया है डीजीपी ने कार्यक्रम। भरतपुर से हो चुकी है रिव्यू बैठक की शुरुआत। बैठक लेने से पहले डीजीपी ने किया एक अलग तरीके का प्रयोग। जिस रेंज में डीजीपी लेंगे बैठक, उस रेंज में फील्ड का फीडबैक लेने के लिए पीएचक्यू से जाएंगे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी। सभी पुलिस सर्कल्स में जाकर ये अधिकारी जुटाएंगे फीडबैक और इस फीडबैक के आधार पर डीजीपी बैठक में चर्चा करेंगे ताकि डीजीपी के पास बाकायदा एक अलग से रिपोर्ट हो, पूरे सर्कल की रिपोर्ट हो कि कहां क्या कमियां रह गई हैं, कहां ज्यादा सुधार करना है और कहां किसको अप्रिशिएट करना है। तो पहले पूरी जमीनी जांच ली जाएगी, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर बैठक होगी। आपने सुना होगा, बड़े मियां तो बड़े मियां। सचिवालय में नेतागिरी के चलते लगता है कैंटीन में मजमा। इन दिनों नए पुराने नेताओं का लंबा समय बीतता है कैंटीन में, जहां रोजमर्रा की गपशप से परे होती है खास बात। कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दे, उनके समर्थन को लेकर मजमा जुटता है। हाल ही में हुए अधिकारी संघ के चुनाव, तब भी चाय की चुस्कियों के साथ बनते बिगड़ते थे चुनावी समीकरण। और अब सहायक कर्मचारी संघ की सियासत भी चाय के प्याले में तूफान ला रही है। बड़े मियां ही नहीं, छोटे मियां भी सिद्धस्त है सियासत के अंदर, यानी कि एक्सपर्ट हैं। और कैंटीन में चाय के उफान के साथ नेताओं के जोश में भी उबाल महसूस किया जा रहा है और उसके साथ परवान चढ़ती चुनाव की कस्मी वादे और साथ देने की उम्मीद। मणिपार्क सैटेलाइट हॉस्पिटल अधीक्षक का इस्तीफा। हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर बीपी मीणा ने पत्र लिखा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक को यह पत्र भेजा गया। मीणा ने इस्तीफे की पेशकश में लगाए कुछ लोगों पर गंभीर आरोप। अस्पताल की व्यवस्थाओं को संपादित करने में रोड़ा लगाने के आरोप लगाए गए। साथ ही कहा कि इस बारे में उच्च स्तर पर कई बार अवगत करा दिया गया, बावजूद इसके ना तो कोई कार्रवाई होती है और ना ही न्यायोचित प्रशासनिक सहयोग मिल पाता है। ऐसे में मीणा ने आहत होकर अधीक्षक पद से इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि अब उनके इस्तीफे को माना जाता है या फिर जिस तरीके की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाना चाहते हैं उसके लिए कोई व्यवस्था दी जाती है, इस बारे में जानकारी नहीं। चंदे पर घिरी कांग्रेस। राम मंदिर निर्माण हेतु चंदा जुटा रहे कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि कांग्रेस आरएसएस का सहयोग कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर कम हो रहा है। पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया, फिर केरल में कांग्रेस के एक विधायक ने भी यही किया है। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर एक होते जा रहे हैं। दोनों के बीच का अंतर कम होता जा रहा है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के घमासान की। बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान लगातार जारी है। सभी चाहते हैं जिताऊ सीट पर लड़ना। बंगाल में करीब 100 सीटों पर कांग्रेस और वाम दलों को पता है कि यहां टीएमसी और बीजेपी से सीधा मुकाबला नहीं है और इसी वजह से कांग्रेस और वाम दल अपना अपना दावा यहां पर कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी वाम दलों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। वाम दल चाहते हैं कि कांग्रेस जहां दूसरे नंबर पर थी उन सीटों पर चुनाव लड़े, यानी कि जो सीटें जहां टीएमसी और बीजेपी से सीधा मुकाबला नहीं है वहां दोनों ही वाम दल और कांग्रेस अपना अपना दावा कर रही है। हर किसी के दिल में सीओडी को लेकर धक धक। अब एक एक दिन गुजर रहा, गिनते गिनते चील गाड़ी पर लगे अफसरों और कर्मचारियों का दुखड़ा बसे अब छोड़नी ही होगी ये गलियां। आग वाले ऑफिस से लेकर ऊपर टावर तक जोश ठंडा हो गया। एक टाइम तक यहां के कार्मिकों ने खूब नारे लगाए थे, लेकिन निजीकरण की बाढ़ के आगे बुझ गई आग और अब तो बस पूछते यही कब है
कमर्शियल ऑपरेशन डेट यानी कि COD, यानी निजी कंपनी कौन सी तारीख से संभालने वाली है चार्ज संभालते ही कार्मिकों को तलाशनी होगी नई चिलगाड़ी। बात करते हैं HD कुमारस्वामी के एक और विवादित बयान की। मंदिर के लिए दान न देने वालों को RSS कर रहा है चिन्हित। उन्हें डर है कि आगे चलकर ऐसे लोगों के साथ कुछ बुरा हो सकता है। संघ के लोगों का ये बर्ताव नाजियों जैसा है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कुमारस्वामी पर हमला बोला। कुमारस्वामी को इस अभियान की समझ ही नहीं ये बयान दिया, इसीलिए वो ऐसे बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। तो डर सताए या फिर सियासत आगे आए, बहरहाल जो भी हुआ, HD कुमारस्वामी ने विवादित बयान दिया और कहा कि मंदिर के लिए दान न देने वालों को RSS चिन्हित कर रहा है। उन्हें डर है कि आगे चलकर ऐसे लोगों के साथ कुछ बुरा हो सकता है। केंद्र का हड़बड़ से ज्यादा हार्ड वर्क पर भरोसा। निजी सेक्टर के विशेषज्ञों को बिजनेस के लिए माना ज्यादा काबिल। देश के नौकरशाहों से ज्यादा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को माना हार्ड वर्कर। अब सरकारी कंपनियों के निजीकरण का फैसला करेगी विशेषज्ञों की समिति। केंद्र सरकारी बाबुओं की नहीं बल्कि निजी सेक्टर के विशेषज्ञों की बना रहा कमेटी, और ये कमेटी सरकारी कंपनियों के विनिवेश और निजीकरण के बारे में सलाह दी। नीति आयोग भी सरकार को करीब 2 दर्जन कंपनियों की पहले ही सूची दे चुका है, यानी कि जिनको निजीकरण की तरफ बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार देशद्रोह मुकदमे के झंझट में ही उलझे हैं, लेकिन अब मुकदमे से मुक्ति के लिए वो कोशिशें लगातार कर रहे हैं। बिहार में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने की कोशिश में वो लगे हैं। जदयू नेता अशोक चौधरी से कन्हैया की मुलाकात की सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात को बताया जा रहा शिष्टाचार भेंट, और कन्हैया का अशोक चौधरी से मिलना बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का इशारा तो देता ही है। क्या किसान आंदोलन को पार्टियों की पंचायत से हानि हो रही है? सियासी पार्टियों की एंट्री से पहले आंदोलन में जोश और रंगत थी। मीडिया का भी आंदोलन से ज्यादा किसान पंचायत पर फोकस है। 28 जनवरी को किसान आंदोलन पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन रंगत नहीं लौटी। खुद राकेश टिकैत ने कहा कि पार्टियां इससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश ना करें। करीब 40 संगठनों के किसान आंदोलन की देश के अलग अलग हिस्सों में विस्तार भी हुआ। ऐसे में इसकी चर्चा ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। तो क्या गैर राजनीतिक आंदोलन अब आगे बढ़ते बढ़ते राजनीतिक रंग में रंग चुका है? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।